हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बस एक शिप नहीं होता, बल्कि ये समुद्र में चलता फिरता एक एयरफोर्स बेस होता है। और यही वजह है कि काफ़ी सारे दुश्मन देशों की नज़रों में ये एक सरदर्द की तरह होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सुनकर या उनकी वीडियोस देखकर हमें बहुत ज़्यादा थ्रिल मिलता है। क्यों ना आज आपके इस थ्रिल को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के 15 बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और ये फैक्ट ना बस आपको एंटरटेन करेंगे, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपकी नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देंगे। तो बिना किसी देरी के आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जब सारी दुनिया में एयरप्लेन्स को शिप के ऊपर उतारने और उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त तक किसी भी देश ने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया था, बल्कि वो अलग अलग शिप्स के ऊपर एक फ्लैट छत टाइप बनाते थे, जिसे कि रनवे की तरह यूज किया जाता था। वैसे तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने काफ़ी सारे शिप्स को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया था, लेकिन पहला शिप जो कि सही मायने में एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही बनाया गया था, वो था जापान नेवी का होशो, जो कि ट्रू सेंस में दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है। जब किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने मिशन पर जाना होता है, तो उसमें उसके सारे क्रू के हिसाब से 45 दिन का खाना स्टोर करके दिया जाता है। वहीं पीने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में समुद्र के पानी को ही कन्वर्ट करने के लिए प्लांट लगे होते हैं। अमेरिका का जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आज तक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको बनाने की टोटल कॉस्ट $18 बिलियन है, जो कि 1,44,000 करोड़ रुपए बनती है। इसका एक दिन का ऑपरेशनल कॉस्ट है $7 मिलियन, मतलब 55 करोड़ 76 लाख रुपए। इसलिए ये कैरियर आज तक का दुनिया का सबसे महंगा शिप है। जब कोई भी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ता है, तो उस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर की खुद की स्पीड कम से कम 25 से 30 नॉट्स यानी कि 45 से 56 किलोमीटर के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रफ्तार पर डेक के ऊपर जो विंड स्पीड डेवलप होती है, वो फाइटर जेट को इनिशियली उड़ने के लिए एक बहुत अच्छा लिफ्ट प्रोवाइड कराता है। आप जानकर हैरान होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी अकेले डिप्लॉय नहीं किया जाता है, बल्कि उसके साथ एक पूरा बैटल ग्रुप चलता है, जिसमें कि कम से कम 6 शिप्स होते हैं। इस बैटल ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक क्रूजर शिप, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रीगेट, एक सबमरीन और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप एक साथ चलते हैं। जब आईएनएस विक्रांत के बारे में बताया जा रहा था, तो हर किसी ने एक बात जरूर बोली थी कि आईएनएस विक्रांत इतनी बिजली पैदा करता है कि वो पूरे कोच्चि शहर को जगमगा सकता है। और आप ये फैक्ट जानकर हैरान होंगे कि 1929 में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लेक्सिंगटन ने पूरे 1 महीने तक वॉशिंगटन डीसी के टाकोमा शहर को बिजली प्रोवाइड कराई थी। न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बिना किसी रिफ्यूलिंग के भी 20 साल तक लगातार ऑपरेट किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें कि न्यूक्लियर फिजन की वजह से हीट जनरेट होती है। इस हीट से ही पानी को बॉयल करके स्टीम जनरेट की जाती है, जिससे कि बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्चुअली में स्टीम पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। किसी भी पायलट के लिए एक फाइटर प्लेन को इतने बड़े समुद्र में चलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारना सबसे टफ काम है। हम सभी जानते हैं कि एक कैरियर पर बना हुआ रनवे एक्चुअल रनवे से काफी छोटा होता है, फिर भी पायलट को लैंड करते हुए अपनी प्लेन की स्पीड को मैक्सिमम पर रखना होता है, ताकि उसका हुक अरेस्टेड वायर्स में अच्छे से अटक जाए और वो सेफली लैंड कर जाए। इन कैरियर्स में फाइटर जेट को टेक ऑफ और लैंड कराने के लिए 3 तरह की टेक्निक्स का यूज होता है। पहली है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें फाइटर जेट को एक कैटापुल्ट सिस्टम के थ्रू टेक ऑफ के लिए जरूरी स्पीड प्रोवाइड की जाती है और लैंडिंग के लिए अरेस्टेड वायर्स को यूज किया जाता है। वहीं दूसरी टेक्निक है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जिसे कि सटोबार भी कहते हैं। इसमें फाइटर जेट को टेक ऑफ करने के लिए रनवे को लास्ट में कुछ एंगल पर उठा देते हैं, जिसे कि स्की जंप कहते हैं। हमारे आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों में ही टेक ऑफ करने के लिए
इसी टेक्निक का यूज़ होता है। वहीं लैंडिंग के लिए अरेस्टेड वायर ही यूज़ किए जाते हैं। तीसरी टेक्निक है शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग यानी कि स्टोवल, जिसमें कि ऐसे फाइटर जेट का यूज़ होता है जो कि उड़ते तो शॉर्ट टेक ऑफ पर हैं लेकिन लैंडिंग वर्टिकली करते हैं। लैंडिंग के लिए यूज होने वाले अरेस्टेड वायर्स बहुत ही हाई टेंसाइल स्टील के बने हुए होते हैं। ये अरेस्टेड वायर्स इतने मजबूत होते हैं कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतरने वाले हजारों किलो के प्लेन को भी बस 2 से 3 सेकंड में ही रोक देते हैं। आपने भी कई बार अपनी पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए OLX या eBay को ज़रूर यूज किया होगा, लेकिन एक बार ब्राज़ील ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को सेल करने के लिए eBay पर लिस्ट कर दिया था और इस लिस्टिंग में उन्होंने इस रिटायर्ड कैरियर की वैल्यू $7 मिलियन यानी 55 करोड़ 76 लाख रुपए लिखी थी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना अपने आप में बहुत खर्चीला काम है, इसीलिए उसे बनाते हुए ये कोशिश की जाती है कि उसकी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हो कि वो काफ़ी सालों तक काम कर सके। जनरली जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं वो कम से कम 50 सालों तक काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड 75 साल तक काम करने के लिए बनाया गया है। सर्विस से रिटायर होने के बाद कोई भी कंट्री अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीटली स्क्रैप नहीं करती है, बल्कि उसे या तो रीफिट करके वापस मॉडर्नाइज किया जाता है या फिर वो अपने किसी फ्रेंडली नेशन को उसे बेच देते हैं। INS विक्रांत को बनाने से पहले जो भी कैरियर्स इंडियन नेवी में रहे हैं वो इंडिया ने UK और रसिया से ही रीफिटेड खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में 15 बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा अगर आप सेटोबार और कैटोबार टेक्निक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ऐसा होगा तो हम उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।